यस, सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कंपनी अकाउंट्स टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, बेसिक आपको आता है ये एजम्पशन करके हम स्टार्ट कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन 1 पे आ जाओ, 11.27 पेज पे। ओके, फर्स्ट वो बैलेंस शीट कंप्लीट कर लेते हैं तो उसका भी आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वर्टिकल बैलेंस शीट होती है कंपनी के केस में, ये पता है आपको। श्रुति तुम्हें होगी ना, बैलेंस शीट 12th में थी ना? हाँ। सो कैपिटल के टाइप्स पता है आपको। ऑथोराइज कैपिटल मतलब कौन सा होता है? इशूड एंड अनइशूड मिला के ऑथोराइज कैपिटल होता है। ओके, ऑथोराइज मतलब जितनी अथॉरिटी कंपनी को दी है टू इशू द शेयर्स। उसके बाद है इशूड कैपिटल। इशूड मतलब जो पब्लिक को ऑफर किया है कैपिटल, दैट इज इशूड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल मतलब क्या? हाँ, एक्चुअल सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, करेक्ट। So subscribed capital can be equal to or greater than or less than issued capital, resulting in 3 situations. वो भी पता है आपको, fully subscribed, over subscribed है, under subscribed. ओके, उसके बाद सब्सक्राइब कैपिटल के बाद आता है कॉल्ड अप कैपिटल। सो कॉल्ड अप मतलब क्या? जितना कॉल किया है उतना ही। सो 10 रुपीज का एक शेयर है एंड हमने 8 रुपीज ही कॉल किया है, तो 8 रुपीज कॉल्ड अप हुआ एंड 2 रुपीज क्या हुआ? अनकॉल्ड कैपिटल। ओके, सो कॉल्ड अप कैपिटल का एक यहाँ पर फॉर्मूला दिया है, एक इक्वेशन क्या है देखो। पेड अप कैपिटल प्लस कॉल्स इन एरियर्स इफ एनी माइनस कॉल्स इन एडवांस। ओके, ये इससे क्या मिलता है? कॉल्ड अप कैपिटल। सो पेड अप कैपिटल प्लस कॉल्स इन एरियर्स माइनस कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस जो है वो क्या है? मनी रिसीव्ड इन एडवांस, बट हमने कॉल किया था क्या? नहीं। इसलिए जो भी पैसे आपको रिसीव हुए हैं वो माइनस करने पड़ेंगे ना कॉल्स इन एडवांस। सो कॉल्स इन एरियर्स रिसीवेबल होता है एंड कॉल्स इन एडवांस रिसीव्ड इन एडवांस है, बट कॉल्स इन एरियर्स रिसीवेबल है बट हम उसको एसेट साइड को नहीं दिखाते हैं बैलेंस शीट में। उसको कहाँ पर दिखाना है? शेयर कैपिटल में ही दिखाना है, कॉल्स इन एरियर्स। एंड सेव विथ कॉल्स इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस है तो लायबिलिटी साइड को नहीं दिखाना है उसको शेयर कैपिटल के नोट में ही दिखाना है। ओके, बिकॉज ये रिसीवेबल और रिसीव्ड इन एडवांस रिलेटेड टू कैपिटल है ना। ओके, ये गुड सेल किया एंड रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल्स नहीं है, ये डेटर्स नहीं है। इसलिए ये याद रखो कि कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस दोनों शेयर कैपिटल में ही आता है। ओके, बैलेंस शीट का फॉर्मेट 3 कॉलम्स करने पड़ते हैं, वो याद है? पर्टिकुलर्स, नोट नंबर एंड रुपीज। ओके, जो सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप की बैलेंस शीट है वो टी फॉर्म में होती है। लेफ्ट साइड को लायबिलिटीज, राइट साइड को एसेट्स। सो यहाँ पे लायबिलिटीज नाम की जगह क्या नाम लिखते हैं हम? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ओके, सो द हेडिंग इज इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ओनली लायबिलिटीज हेडिंग नहीं है। एंड एसेट साइड का जो हेडिंग है वो एसेट्स ही है। हाँ, ठीक है। सो पहले तो हेडिंग समझ में आ गए, इधर का क्या लिखना है? इक्विटी एंड लायबिलिटीज, एंड एसेट्स का एसेट्स ही है। अभी जो इक्विटी एंड लायबिलिटीज है उसके अंडर 3 हेडिंग्स है। ओके, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। ओके, ये मेन हेडिंग्स हुए। एंड एसेट साइड के अंडर 2 हेडिंग्स है। कौन से? हाँ, मतलब नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। ओके, यहाँ पर 3 है, ये शेयर होल्डर्स फंड्स, then non-current liabilities and current liabilities. एंड एसेट्स के अंडर क्या बताया? नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। ओके, पूरी बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए वो नहीं पूछेंगे एग्जाम में, क्योंकि वो उस टाइप के क्वेश्चंस आपको इंटरमीडिएट में है। ओके, यहाँ पर सिर्फ एक्सट्रैक्ट आने वाला है।
ओके, सो जितना उस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है उतना ही पूछेंगे. सो मेनली कंपनी अकाउंट्स के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, स्पेसिफिकली इशू ऑफ शेयर्स टॉपिक के लिए इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड का सिर्फ जो 3 हमने देखे ना, शेयर होल्डर्स फंड्स, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज, इसमें से सिर्फ शेयर होल्डर्स फंड्स लगता है. ओके, एंड एसेट साइड का मैक्सिमम करंट एसेट्स का ही लगेगा क्योंकि कैश रिसीव होने वाली है ना. सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है हेडिंग उसका. ओके, करंट एसेट्स, सो एसेट्स में डायरेक्टली करंट एसेट्स एंड कैश इक्विवेलेंट. ओके, क्योंकि कैश रिसीव होगी. एंड शेयर होल्डर्स फंड्स के अंडर 2 सब हेडिंग्स है. कौन से है श्रुति? हाँ, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस. ओके, सो शेयर कैपिटल में दोनों आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल. एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस कब लगेगा? व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कहाँ पर जाता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस में. ओके, सो व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम तभी आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस लगने वाला है. सो बेसिकली हमें इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड का शेयर होल्डर्स फंड्स लगेगा, उसके अंडर ए शेयर कैपिटल, बी रिजर्व सरप्लस. इफ शेयर्स आर इशूड एट पार तो एक ही हेडिंग लगेगा शेयर कैपिटल. इफ शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम तो रिजर्व सरप्लस लगेगा. ओके, और एक केस में रिजर्व्स एंड सरप्लस लगेगा, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स हम देखने वाले हैं ना, उसमें जो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में बैलेंस होता है वो कैपिटल रिजर्व को हम ट्रांसफर करते हैं. ओके, तो उन्होंने अगर आपको पूछा कि फॉरफीचर के एंट्रीज करो एंड ऑल्सो शो द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, तो उस केस में भी हमें रिजर्व्स एंड सरप्लस लगने वाला है, क्योंकि कैपिटल रिजर्व का भी बैलेंस कहाँ पर जाएगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस में. ओके, सो लायबिलिटी साइड में इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसमें शेयर होल्डर्स फंड्स, उसमें 2 सब हेडिंग, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस. एंड एसेट साइड को करंट एसेट्स, उसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इतना ही लगेगा. सो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. 1, prepare a balance sheet assuming there are no other details. A company had an authorized capital of rupees 10 lakh divided into 1 lakh equity shares of rupees 10 each. It decided to issue 60,000 shares for subscription and received applications for 70,000 shares. It allotted 60,000 shares and rejected remaining applications. So 10,000 जो applications reject हुए उनको refund किया. ओके, रिजेक्ट किया मतलब ही रिफंड किया. करेक्ट. अपॉन 31 मार्च 22 इट हैज डिमांडेड और कॉल्ड 9 रुपीज पर शेयर. तो ये क्या हुआ? कॉल्ड अप कैपिटल. ऑल शेयर होल्डर्स हैव ड्यूली पेड द अमाउंट कॉल्ड एक्सेप्ट 1 शेयर होल्डर होल्डिंग 5,000 शेयर्स हु हैज पेड ओनली 7 पर शेयर. हमने कॉल किया है 9 रुपीज पर शेयर, बट उसने सिर्फ पे किया है 7 रुपीज. सो 2 रुपीज क्या है उसका? हाँ, कॉल्स इन एरियर्स है. करेक्ट. सो बैलेंस शीट में पर्टिकुलर्स, बैलेंस शीट एज एट है, हाँ, एज ऑन नहीं है. एज एट है वो याद रखो, एज ऑन नहीं है, क्योंकि ये शेड्यूल 3 में दिया हुआ फॉर्मेट है, कंपनीज एक्ट में दिया हुआ फॉर्मेट है, तो आपको एट ही लिखना है. एंड 3 कॉलम्स किए हमने. पर्टिकुलर्स नोट नंबर रुपीज, हेडिंग दिया इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल का नोट 1 आएगा. ओके, एंड बैलेंस शीट में याद रखो आपको फाइनल फिगर्स लिखने होते हैं कंपनी के बैलेंस शीट में. एंड जो भी कुछ कैलकुलेशंस करने हैं वो कहाँ पर करने हैं? नोट में करने हैं. ओके, अगर यहाँ पर रिजर्व सरप्लस रहता तो नोट नंबर 2 करते उसको. अभी रिजर्व सरप्लस नहीं है. एसेट्स में करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2 नंबर. अभी नोट्स इंपॉर्टेंट है. नोट 1 है शेयर कैपिटल की, जिसमें सबसे पहले हम लिखते हैं ऑथोराइज शेयर कैपिटल. ओके, सो पहले उन्होंने इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा है. ये सब जो आपने इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए किया है, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, वही सब नीचे अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी होता तो ये सब प्रेफरेंस शेयर्स के लिए भी करना होता है. ओके, ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब एंड कॉल्ड अप. ओके, बट इस क्वेश्चन में सिर्फ इक्विटी है, सो पहले इक्विटी शेयर कैपिटल. ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितना है?
1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो ये कंपल्सरी लिखना है। हाँ, ये लिखना ही पड़ता है सब, नंबर ऑफ शेयर्स एंड रुपीज पर शेयर। सो 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, सो 10 लाख। उसके बाद क्या है देखो, ऑथोराइज के बाद इशूड शेयर कैपिटल है 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 6 लाख। उसके बाद सब्सक्राइब शेयर कैपिटल अगेन 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 6 लाख। ओके, सब्सक्राइब तो एक्चुअली 70,000 किए थे ना, लेकिन हाँ करेक्ट, 70,000 में से 10,000 रिजेक्ट कर दिए, इसलिए सब्सक्राइब भी कितना लिखेंगे, 60,000। देन कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल उन्होंने एक साथ लिखा है, सो वो याद रखो, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल एक साथ लिया है। ओके श्रुति, तुम्हें 12th में ऐसे सिखाया था क्या, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, ऐसे अलग अलग था ना आपको। सो अभी ऐसे करना पड़ेगा। ओके, सब्सक्राइब का अलग लिखना है एंड कॉल्ड अप एंड पेड अप एक साथ लिखना है, ठीक है। सो कॉल्ड अप क्या था देखो, 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ऐसे लिखना है कि वो एक्चुअली 10 रुपीज का है बट हमने कॉल किया है 9, सो ऑफ ₹10 ईच एंड 9 कॉल्ड अप। ओके, एंड लेस क्या कर रहे हो, कॉल्स इन एरियर्स, करेक्ट, लेस कॉल्स इन एरियर्स, पता है आपको वो कितने, 5,000 शेयर्स पे 2 रुपीज, दैट इज 10,000। एंड ऊपर का कैलकुलेशन कैसे है, 60,000 इंटू 9, 5,40,000। एंड अगर इस क्वेश्चन में कॉल्स इन एडवांस होता तो क्या करते, हाँ करेक्ट करेक्ट, सो इधर ही वो ऐड हो जाता। हाँ, ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस बैलेंस शीट में कहाँ पर दिखाते हैं वो पता नहीं रहता है। ओके, उनको लगता है हाँ एरियर्स रिसीवेबल, वो एसेट साइड को लिख देते हैं, अभी पता ही नहीं है तो एग्जाम में कुछ तो लॉजिक लगाना पड़ेगा ना। ओके, बट वो सब इधर ही कैलकुलेशन करने होते हैं, ठीक है। एंड आउटर कॉलम में फिर 5,30,000 आ जाएगा, ये अमाउंट आपको लिखनी है मेन बैलेंस शीट में, 5,30,000। ओके, सो देखो ऑथोराइज, उसके बाद इशूड, देन सब्सक्राइब, ये तीनों अमाउंट्स नहीं लिखने हैं बैलेंस शीट में, वो सिर्फ नोट में दिखाने हैं, ये 10 लाख, 6 लाख, 6 लाख। ओके, सो ये अमाउंट कौन सी है, पेड अप वाली है। कॉल्ड अप भी कितना है, 5,40,000 कॉल्ड अप है, बट पेड अप कितना है, 5,30,000। सो पेड अप वाली अमाउंट दिखानी है। ओके, क्योंकि इसको आप किसके साथ टैली करने वाले हो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सो कैश आपके पास 5,30,000 ही आई है, सो पेड अप अमाउंट ही मैच होगी ना। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की नोट बहुत इजी है, बैलेंस विद बैंक 5,30,000। शेयर्स के पैसे हमेशा बैंक थ्रू ही आएंगे। ओके, डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है ना, सो हम कैश नहीं डिपॉजिट करते, बैंक थ्रू ही सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं शेयर्स के। ओके, सो ये समझा कैसे कि बैलेंस विद बैंक है, तो शेयर्स के केस में, डिबेंचर्स के केस में आपको बैंक थ्रू ही पैसे आने वाले। सो हम सारे एंट्रीज में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन ऐसा ही किया है, कैश अकाउंट डेबिट नहीं किया है। सो ये अभी बैलेंस शीट क्लियर है क्या, नहीं दिखाना है। हाँ, क्योंकि वो जर्नल एंट्रीज में आ जाता है ना, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, तो ये फाइनल बैलेंस है ना बैंक का, ईयर एंड का, 31 मार्च का। ओके, सो वो जर्नल एंट्रीज में आएगा। नहीं, फाइनल बैलेंस ही, बैलेंस एज ऑन 31 मार्च।
ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट, हाँ टेबल वाला ये ओके। सो डायरेक्टली इलस्ट्रेशन 7 पे आ जाओ। इनको इतने थे ऐसे टेबल वाले 12th में, बहुत थे ना। शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड, वो ऐसे सब टेबल करके करना होता है ना। ओके, सो इलस्ट्रेशन 7 पे आ गए ना डायरेक्टली। You are required to record these transactions including cash items in the journal of JHP Limited. So JHP Limited, a company with an authorized share capital of 10 lakh in equity shares of rupees 10 each, of which 6 lakh shares had been issued and fully paid on 30th June 21. The company proposed to make a further issue of 1 lakh shares of rupees 10 at a price of 14 each. The arrangements for payment being, so ये 6 लाख शेयर्स का एक्चुअली कुछ नहीं करना है, वो 2021 30 जून 21 को हो चुका है, वो इशू भी किया था एंड फुल्ली पेड अप भी है। सो हमें जो जर्नल एंट्रीज करने हैं वो इसके करने हैं। ओके, द कंपनी प्रपोज टू मेक फर्दर इशू ऑफ 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 इच। इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है? 4 SP. The arrangements for payment being rupees 2 per share payable on application to be received by 1st July 2021, allotment to be made on 10 July 21. So dates दिए हैं इस क्वेश्चन में, तो डेट का कॉलम करना है, एंड जिस क्वेश्चंस में डेट्स नहीं दिए हैं, डेट का कॉलम नहीं किया तो भी चलता है। ओके, एंड अ फर्दर 5 पर शेयर इंक्लूडिंग द प्रीमियम टू बी पेएबल। सो अलॉटमेंट के टाइम आपको प्रीमियम पे करना है। अलॉटमेंट 5 रुपीज का है, उसमें प्रीमियम इंक्लूड है। प्रीमियम कितना है? 4। सो फेस वैल्यू का पार्ट कितना हुआ? 1, करेक्ट। सो 1 इज फेस वैल्यू, 4 इज सिक्योरिटीज premium, and the final call for the balance to be made and the money received on 30th April 2022। नेक्स्ट ईयर में मनी रिसीव हुई। बैलेंस फाइंड आउट करो, बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, हाँ 7, 10 फेस वैल्यू -2 ऑन एप्लीकेशन, -1 ऑन अलॉटमेंट। सो 10 - 3 7 ऑन फाइनल कॉल। Applications were received for 3,55,000 shares and were dealt with as follows. So देखो, आपको 1 लाख शेयर्स ही अलॉट करने हैं, बट एप्लीकेशंस कितने आ गए? 3,55,000। ओके, तो एप्लीकेंट्स फॉर 5,000 शेयर्स रिसीव्ड अलॉटमेंट इन फुल, तो ये फुल अलॉटमेंट कर दिया इनको। अभी प्रो रेटा अलॉटमेंट वाले आगे के हैं। Applicants for 30,000 shares received an allotment of 1 share for every 2 applied for. So 1:2 हुआ, या उल्टा, सॉरी 2:1। 2 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो 1 शेयर अलॉट हो रहा है ना। तो 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो कितने अलॉट होंगे? 15,000, करेक्ट। सो नो मनी वॉज रिटर्न टू दीज एप्लीकेंट्स, the surplus on application being used to reduce the amount due on allotment. So ये क्या किया उन्होंने? excess application money received is adjusted against allotment money, pro rata allotment. Then applicants for 3,20,000 shares received an allotment of 1 share for every 4 applied for. So ये रेशो क्या है? हाँ, the money due on allotment was retained by the company, the excess being returned to the applicant. So जो allotment के लिए ड्यू है अमाउंट, उतना ही रिटेन किया है, was retained by the company। उसके बाद जो excess है, it is returned to the
एप्लीकेंट। सो ये याद रखो, हाँ, सिर्फ अलॉटमेंट का मनी रिटेन किया है, उसके बाद जो एक्सेस है वो फाइनल कॉल के अगेंस्ट एडजस्ट। हाँ, द मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वॉज रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट। ओके, सो इनकी टोटल करो 5000 प्लस 30,000 प्लस 3,20,000, ये टोटल एप्लीकेशंस है। $3,55,000। सो उतने एप्लीकेशंस आए हैं एंड अलॉटमेंट चेक करो, इनको 5,000, फर्स्ट कैटेगरी सेकेंड कैटेगरी को 15,000 एंड लास्ट कैटेगरी को डिवाइडेड बाय 4 80,000। सो 5,000 प्लस 15,000 प्लस 80,000 1 लाख। ओके, ऐसे 1 लाख शेयर्स हमने अलॉट किए। ओके, ये रेशो मुझे अभी रॉन्ग लग रहा है, ये 1:4 चाहिए क्या? आप रेशो प्रोपोर्शन सीख रहे हो ना मैथ्स में, 1:4 चाहिए या 4:1? हाँ, पण मग हे तरी करेक्ट आहे का? हो, सो 1:2 का 2:1? 2:1 आणि हे 4:1। हाँ, ओके, सो करेक्ट लिखा है फिर। ये सो अभी पहले हमें टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओके, 9 कॉलम का टेबल, ऐसे याद रखो। ओके, नवरात्र कैलकुलेशन फॉर एडजस्टमेंट एंड रिफंड। सो पुराने बैच में तब नवरात्र चालू थी, जनवरी के बैच में जब मैं ये सिखा रही थी तब नवरात्र चालू थी, तो वो स्टूडेंट्स ने ऐसे याद रखा था नवरात्र 9 कॉलम्स करने हैं। सो वो एग्जाम में भी ऐसे ही टैली करते थे कि हाँ 9 कॉलम्स हुए मतलब करेक्ट टेबल बना है मेरा, कुछ कॉलम मिस नहीं हुआ है। सो फर्स्ट कॉलम है कैटेगरी का। सो यहाँ पे 3 टाइप्स के कैटेगरी थे, एक फुल अलॉटमेंट, सेकेंड 2:1 वाला, देन 4:1 वाला। ओके, सो कैटेगरी 1 2 3 एंड देन टोटल। देन फर्स्ट कॉलम है नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। ओके, उसमें क्या है 5,000 फर्स्ट केस में, सेकेंड केस में 30,000 अप्लाइड, थर्ड केस में 3,20,000 एंड टोटल 3,55,000। देन नेक्स्ट थर्ड कॉलम इज नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। सो फर्स्ट को तो फुल अलॉटमेंट हुआ 5,000, सेकेंड केस में 50% 1:2 2:1, सो 15,000 एंड इसमें 80,000, सो टोटल इज 1 लाख। नेक्स्ट कॉलम इज शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सो जो अप्लाई किए हैं उसके ऊपर 2 रुपए आएंगे ना, 2 रुपीज। सो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, फर्स्ट कॉलम इंटू 2 करो। ओके, 5,000 इंटू 2 10,000, 30,000 इंटू 2 60,000, 3,20,000 इंटू 2 6,40,000 एंड टोटल करो उसकी, उस कॉलम की शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। हाँ, सो वो 3,55,000 इंटू 2 आ रहा है ना, मतलब 7,10,000। सो वो हो गया। सो शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो गया। नाउ शेयर एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड कितना था? ओके, सो रिक्वायर्ड के लिए क्या करोगे? अप्लाइड इंटू 2 या अलॉटेड इंटू 2? हाँ, अलॉटेड वाला कॉलम इंटू 2 करो। सो फर्स्ट केस में 5,000 इंटू 2 10,000 ही रिक्वायर्ड थे, सेकेंड केस में 15,000 इंटू 2 30,000 ही रिक्वायर्ड थे एंड थर्ड केस में 80,000 इंटू 2 1,60,000, इतना ही रिक्वायर्ड था। सो अगर टोटल हो रही है 2 लाख, सो 1 लाख शेयर्स अलॉटेड है ना, 1 लाख शेयर्स इंटू 2, सो ये 2 लाख इज रिक्वायर्ड। ओके, अभी नेक्स्ट जो एक्सेस है, ओके, मैंने सिखाते वक्त नेक्स्ट कॉलम लिया था अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट का। ओके, सो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट 5 रुपीज था ना, हाँ, एंड नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड
इंटू 5 करो अभी। सो 5000 इंटू 5 25,000, 15,000 इंटू 5 75,000 एंड 80,000 इंटू 5 4 लाख एंड इसकी टोटल करोगे तो 5 लाख आ रहा है। ओके, सो 1 लाख शेयर्स इंटू 5। ओके, 5 में प्रीमियम भी इंक्लूड है क्योंकि अलॉटमेंट के टाइम उतनी अमाउंट ड्यू है ना, इंक्लूडिंग प्रीमियम ड्यू है। ओके, अभी नेक्स्ट हमें कॉलम करना है एडजस्टेड, अमाउंट एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट एंड रिफंड उसके बाद। ओके, सो थोड़ा हमने सीक्वेंस चेंज किया था। सो अभी कैसे है देखो, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट 25,000 है फर्स्ट केस में एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी कुछ दिख रहा है क्या? कुछ भी नहीं। रिसीव्ड भी 10,000 है, रिक्वायर्ड भी 10,000 है। सो एडजस्टेड कुछ है क्या? नहीं। सो नील एंड रिफंड भी नहीं, कुछ एक्सेस है ही नहीं। सो एडजस्टेड भी नील एंड रिफंड भी नील। अभी नेक्स्ट इसमें 30,000 एक्सेस दिख रहा है। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है 60,000 बट ड्यू कितनी थी? 30,000। तो एक्सेस 30,000 क्या करोगे? अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट करोगे। सो 30,000 एडजस्ट किया। ओके, तो रिफंड करने के लिए कुछ नहीं बचा है, सो नील। ओके, अभी नेक्स्ट 6,40,000 रिसीव हुआ है एंड रिक्वायर्ड था 1,60,000। सो एक्सेस कितना है? 4,80,000 एक्सेस है बट अलॉटमेंट पे ड्यू कितना है? सिर्फ 4 लाख। हाँ करेक्ट। सो 4 लाख ही एडजस्ट करने हैं एंड 80,000 रिफंड करने हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर मैंने स्टार मार्क किया था कि द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिटेन्ड बाय द कंपनी, द एक्सेस बीइंग रिटर्न टू एप्लीकेंट। ऐसे नहीं लिखा है कि द एक्सेस बीइंग एडजस्टेड अगेंस्ट फाइनल कॉल। ओके, अगर ऐसे रहता तो आप क्या करते? रिफंड कॉलम की जगह क्या आता? फाइनल कॉल, अमाउंट एडजस्टेड अगेंस्ट फाइनल कॉल, ऐसे कॉलम का नाम आ जाता। ओके, सो ये याद रखोगे। ओके, वर्डिंग्स कैसे है उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट देनी है। सो इसलिए हमारे एक्सेस 80,000 रिफंड कर दिए क्योंकि अलॉटमेंट के टाइम ड्यू 4 लाख ही था, उतना हमने रिकवर कर लिया 4,80,000 से एंड रिमेनिंग 80,000 रिफंड कर दिए। नाउ लास्ट कॉलम इज अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो फर्स्ट केस में तो कुछ भी एक्सेस नहीं है तो पूरा 25,000 रिसीव करना पड़ेगा। सेकेंड केस में 75,000 ड्यू था, उसमें से 30,000 हमने एडजस्ट किए थे, तो कितना रिसीव करोगे? करेक्ट, 45,000। एंड लास्ट केस में कुछ रिसीव करना है क्या? नहीं, नील, क्योंकि 4 लाख पूरा एडजस्ट हो गया है ना, एक्सेस एप्लीकेशन मनी से ही आ गया है वो 4 लाख। सो अलॉटमेंट के टाइम कुछ रिसीव नहीं करना है। ओके, सो इन सब के फिर टोटल ले लिए 4,30,000, 80, 70। अभी एक बार टेबल ये रेडी है तो जर्नल एंट्रीज करते वक्त दिमाग नहीं लगाना है अमाउंट के लिए। ओके, सो फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, लिखी जर्नल एंट्री, टेबल में जाके डायरेक्टली एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 7,10,000, ये अमाउंट लिख देनी है। फिर से सोचना नहीं है कि यहाँ पर क्या लिखना है अभी, फिर ऊपर जाके ओके 3,50,000 शेयर्स अप्लाइड इंटू 2, वो नहीं करना है। ओके, टेबल में अभी सारे अमाउंट्स आ चुके हैं। नेक्स्ट एंट्री कंबाइंड की है उन्होंने, चलेगा क्या कंबाइंड एंट्री? हाँ, सो कैसे आएगी बताओ? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू वेरी गुड। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। ओके, ये 7,10,000 ये अमाउंट यहाँ पर लिख दी। जितना रिक्वायर्ड था ऑन एप्लीकेशन 2 लाख, ये कहाँ पर जाएगा? किसके सामने लिखना है 2 लाख? हाँ, शेयर कैपिटल के सामने 2 लाख। ओके, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के सामने कौन सा आएगा? करेक्ट, अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। एंड टू बैंक कौन सा आएगा? रिफंड का 80,000। वेरी गुड। सो टू शेयर अलॉटमेंट 4,30,000, टू बैंक 80,000। डन। नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट ड्यू की
हाँ करेक्ट। तो यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व नहीं लिखना है, आपको रिजर्व था, SPR था आपको, हाँ तो सिर्फ सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखना है, ठीक है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ऐसा ही नाम है इधर। सो अगेन अलॉटमेंट ड्यू का है हमारे पास अमाउंट, यहाँ पर ये कॉलम 5 लाख। सो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5 लाख, उसमें से फेस वैल्यू 1 रुपी, सो 1 लाख इंटू 1 लाख, एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 4 लाख, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट अलॉटमेंट ड्यू के बाद कौन सी एंट्री होती है? हाँ रिसीव्ड। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट कौन सी लेनी है इसमें से? लास्ट कॉलम 70,000 अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। ओके, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, उसके बाद कौन सी एंट्री होती है? हाँ फाइनल कॉल ड्यू। सो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस आई थिंक 7 था ऑन फाइनल कॉल, सो 7 इंटू 1 लाख 7 लाख, एंड देन फाइनल कॉल रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ओके, अभी इसमें से नरेशन कितना एक्सपेक्टेड है बताती हूँ आपको। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, इतना लिखा तो भी चलता है, बट आपको बहुत ही एनर्जी है तो ये आगे का लिखो, ऑन 3,55,000 शेयर्स ऑफ ₹2 पर शेयर। उसके बाद ये बीइंग एप्लीकेशन मनी adjusted against allotment and excess refunded. Okay, being application money transferred to share capital, excess adjusted against allotment and remaining refunded. Done. Equity share allotment money due, आगे लिखना है तो on 1 lakh shares of ₹5 each including premium of 4. So allotment money due, share final call money due, allotment money received, final call amount received, एवढं सफिशियंट आहे। ये कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर्स आप कर लो, नहीं आया तो मुझे पूछो, मैं बताऊंगी इंडिविजुअली। नाउ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, बेसिक पहले एंट्रीज रिवाइज करते हैं। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वेयर इशूड एट पार, सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करना होता है विथ विच अमाउंट? कॉल के लिए कॉल्ड अप अमाउंट, करेक्ट। सो नंबर ऑफ शेयर्स जितने फॉरफिट किए हैं इनटू कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर। टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में कौन सी अमाउंट जाती है? ऑलरेडी रिसीव्ड वाली, तो वो रिफंड नहीं करना है, इसलिए वो हम फॉरफिट कर देते हैं। सो अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर्स, एंड जो अमाउंट रिसीव नहीं हुई है वो इंस्टॉलमेंट का नाम क्रेडिट करते जाना है। अगर अलॉटमेंट नहीं रिसीव हुआ है तो 2 शेयर अलॉटमेंट, देन 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फाइनल कॉल। ओके, सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर्स, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फाइनल कॉल। एंड अगर यही आपने स्टार्टिंग के एंट्रीज में कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट किया है तो क्रेडिट करना है, तो कॉल्स इन एरियर्स क्रेडिट करना है। वेरी गुड। सो ये तो सेम रहेगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, सिर्फ इंस्टॉलमेंट का नाम लिखने की जगह टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट लिखना है। ओके, जो सजेस्टेड आंसर में मैंने आंसर्स देखे हैं जहां पर क्वेश्चन में स्पेसिफिक मेंशन नहीं है कि क्या करना है, मतलब कॉल्स इन एरियर्स क्रेडिट करना है या इंस्टॉलमेंट का नाम लिखना है, तो सजेस्टेड आंसर में दोनों टाइप से दिए हुए हैं आंसर, सो मार्क्स मिलेंगे। हाँ ओके, सो जो आपको कंफर्टेबल है वो क्रेडिट करो, ठीक है, मार्क्स मिलेंगे उसके। इलस्ट्रेशन 10 डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। गिव जर्नल एंट्री फॉर फॉरफीचर, ए लिमिटेड फॉरफिटेड 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10
फुल्ली कॉल्ड अप है, हाँ, held by Mr. X for non-payment of final call of ₹4 each. However, he paid application money of ₹2 per share and allotment money of 4 per share. Yes, पहले एंट्री बताओ देन अमाउंट्स बताओ. हाँ, करेक्ट. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर या टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल या टू कॉल्स इन एरियर्स. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को कितनी अमाउंट आई आपकी? 3 लाख. ओके. देन इसमें फॉरफिटेड शेयर्स में हाँ 6 इंटू 30,000 1,80,000 एंड ये 30,000 इंटू 4 फाइनल कॉल पे नहीं किया है ना, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 4. सो 30,000 इंटू 4 1,20,000. डन. हाँ. 11. Assume that all money due is transferred to calls in arrears account. यहाँ पर दिया ही है. Give journal entry for forfeiture. So X Limited forfeited 20,000 equity shares of ₹10 each. 8 called up है. Correct. 20,000 into 8 for non-payment of first call money of ₹2 each. Application money 2 per share and allotment money 4 per share have already been received by the company. हाँ हाँ हाँ. Correct. So equity share capital account debit 20,000 into 8 1,60,000. To calls in arrears 20,000 into 2 फर्स्ट कॉल नहीं पे किया है 40,000 एंड टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट 20,000 into 6 जो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का 2 + 4 6 रिसीव किया है. 20,000 into 6 1,20,000. डन. नाउ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वेर इशूड एट प्रीमियम. इसके बारे में क्या याद है? प्रीमियम रिसीव किया है तो क्या करना है, नहीं रिसीव किया है तो क्या करना है? हाँ करेक्ट. सो इफ प्रीमियम हैज ऑलरेडी रिसीव्ड बाय द कंपनी इट कैनॉट बी कैंसल्ड इवन इफ द शेयर्स आर फॉरफिटेड इन फ्यूचर. सो शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में वो क्रेडिट हो चुका है ना प्रीमियम, सो उसको फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है. ओके. बट अगर रिसीव नहीं हुआ है, इफ प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट करना है. सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट. ओके. एंड इफ प्रीमियम इज रिसीव्ड तो उसको उधर ही रहने दो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में. सिर्फ फिर क्या डेबिट करना है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट. Now pass journal entries for the forfeiture. X Limited forfeited 5,000 equity shares of ₹100 each fully called up है ये, which were issued at a premium of 20%. Amount payable on shares were on application 20, on allotment 50 including premium. So bifurcation बताओ मुझे 50 का. 20 securities premium, 30 face value. On first and final call 50. Only application money was paid by shareholders in respect of these shares. So सिर्फ application money पे किया है, allotment money पे नहीं किया है, तो securities premium भी नहीं पे किया है. So क्या करोगे? Entry debit. So equity share capital account debit, premium account debit. हाँ. ओके. सो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट लिया है तो फाइनल कॉल भी ले लो ना, मतलब 2 कॉल्स इन एरियर्स करना है तो सबका ही कॉल्स इन एरियर्स करो. हाँ हाँ करेक्ट. आइदर कॉल्स इन एरियर्स लिखो नहीं तो इंस्टॉलमेंट्स के नाम लिखो, दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं करना है. ओके. सो अगर अलॉटमेंट अकाउंट लिखा
तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी आएगा। ओके अगर आपको कॉल्स इन एरियर्स लिखना है तो ये दोनों अकाउंट्स नहीं आएंगे एंड डायरेक्टली 5 लाख टू कॉल्स इन एरियर्स में जाएगा। ठीक है, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल हो। हाँ तुला हाँ इन्स्टॉलमेंट्सची नावं लिहा नाहीतर तुम्ही सरळ मग, कारण बऱ्याच ठिकाणी तसं आहे, पण ठीक आहे ते ऑर मध्ये देत आहेत प्रत्येक सजेस्टेड मध्ये। नाही 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 असं थर्ड टाईपचा आन्सर नाहीच आहे। हां 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 ओनली कॉल मनी इज नॉट पेड। हाँ मग कॉल सिनेरियस, हाँ ठीक है। सो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू फॉरफिटेड शेयर्स। सो यहाँ पर फुल्ली कॉल्ड अप है 5000 शेयर्स इंटू 100 5 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम का 5000 इंटू 20 10 लाख, सॉरी 1 लाख, 5000 इंटू 20 है ना, सो 1 लाख। देन टू शेयर अलॉटमेंट में कितना जाएगा 50 इंटू 5000 2,50,000। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी सेम है 50 इंटू 5000 2,50,000 एंड देन शेयर फॉर फ्यूचर, हाँ एप्लीकेशन वाला 5000 इंटू 20 1 लाख। ओके अभी ये नोट इम्पॉर्टेंट है, इन केस ऑफ प्रोरेटा अलॉटमेंट where shares are issued at premium, the excess money received on application will be first adjusted to capital account and then for securities premium। ओके सो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हम एडजस्ट करते हैं अगेंस्ट अलॉटमेंट। हाँ अभी अलॉटमेंट की जो इंस्टॉलमेंट है वो इंक्लूडिंग प्रीमियम है। ओके तो उस केस में जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुआ है वो उन्होंने दिया है फर्स्ट फेस वैल्यू के अगेंस्ट एडजस्ट करो कैपिटल के अगेंस्ट, एंड फिर भी सरप्लस है तो फिर वो सिक्योरिटीज प्रीमियम के अगेंस्ट एडजस्ट करो। ओके सो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर समझ में आ जाएगा। So Mr. Shami has applied for 1000 shares of the company XYZ Limited, paying application money at ₹2 per share, but has been allotted only 600 shares. The shares have a face value of ₹10 and a premium of ₹2 per share, which are payable as on allotment 5 including premium and on final call 5. Okay, so जो allotment का 5 है ना उसका बाइफर्केशन कैसे है 2, हाँ 3 फेस वैल्यू, ओके सो एप्लीकेशन पे ₹2, अलॉटमेंट के 3, 2 + 3 5 एंड फाइनल कॉल का 5, ऐसे ₹10 हो रहा है फेस वैल्यू का। नाउ इन केस मिस्टर शामी डजंट pay allotment money and final call and his shares are forfeited, then following entry will pass। okay so अभी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट होगा क्योंकि उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया है। सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फाइनल कॉल। ओके मिस्टर शामी ने 1000 शेयर्स अप्लाई किए थे बट हमने अलॉट किए हैं 600, सो इसलिए एंट्री होगी 600 इंटू 10 6000। ओके देन नेक्स्ट
securities premium account debit 600 into 2 1200. आगे का बताओ. शेयर फॉरफीचर में कौन सा अमाउंट आता है? जो रिसीव हुआ है. हाँ, सो कितना रिसीव हुआ है? 1000 शेयर्स पे 2 रुपीज रिसीव हुए हैं, सो 2000 आएगा. करेक्ट. ओके, वहां पर लिखो 1000 इंटू 2, ऐसे 2000 आया है वो. अभी शेयर अलॉटमेंट पे ड्यू कितना था? 600 इंटू 5 3000. हाँ, ये ड्यू था, बट कुछ एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपने एडजस्ट किया है अगेंस्ट अलॉटमेंट, सो एक्सेस एप्लीकेशन मनी ढूंढो. 400 शेयर्स पे 2 रुपीज ना, 800. करेक्ट. सो 800 एक्सेस है, सो वो एडजस्ट कर दिया, तो कितना नहीं रिसीव हुआ है? 2200. सो ये आएगा टू शेयर अलॉटमेंट 2200. एंड शेयर फाइनल कॉल तो पूरा ही नहीं आया है ना, तो वो 600 शेयर्स इंटू 5 3000. ओके, सो यहां पर क्या याद रखना है? देखो, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट 3000 है. हाँ, एंड एक्सेस रिसीव हुआ था 800 ना, तो जो 800 एक्सेस रिसीव्ड है वो फर्स्ट अगेंस्ट कैपिटल पोर्शन एडजस्ट करना है, देन सिक्योरिटीज प्रीमियम. सो वर्किंग नोट में देखो, उनके जो 3000 ड्यू है उसका उन्होंने नीचे बाइफर्केशन दिया है 3000 का. उसमें से जो फेस वैल्यू का पार्ट है 600 इंटू 3 1800, एंड प्रीमियम का पार्ट है 600 इंटू 2 1200. ऐसे वो 1200 प्लस 1800 3000 ड्यू है. ओके, एंड अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट वो समझा आपको, 3000 माइनस 800 करके 2200 नॉट रिसीव्ड. अभी उसके नीचे का टेबल देखो, फॉर प्रीमियम अकाउंट एंड फॉर कैपिटल अकाउंट. सो 800 फर्स्ट किसके अगेंस्ट एडजस्ट करोगे? ये 800 एक्सेस अगेंस्ट कैपिटल पोर्शन ना, सो इसलिए कैपिटल का 1000 नहीं आया. 1800 माइनस 800 एडजस्ट करने के बाद, एंड प्रीमियम तो पूरा ही नहीं आया है. सो इसलिए सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को पूरा 1200 डेबिट हुआ. अगर इसमें हम ट्विस्ट करते हैं थोड़ा कि 800 एक्सेस मनी की जगह मैंने अगर 2000 एक्सेस मनी है विच इज एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट, तो 3000 माइनस 2000 हो जाता है यहाँ पर, एंड 1000 ही आप लिखते अलॉटमेंट नॉट रिसीव, मतलब यहाँ पर 1000 आ जाता. एंड जो 2000 रिसीव्ड है वो फर्स्ट आपने इसके अगेंस्ट एडजस्ट किए रहते कैपिटल, मतलब कैपिटल पूरा आ गया 1800 एंड ये पूरा आ गया, एंड 1200 प्रीमियम में से, हाँ करेक्ट, 200 रिसीव एंड 1000 नहीं आए हैं, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट होता 1000 से. ओके, तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी दिया है उन्होंने. ओके, इनको ऐसे भी क्वेश्चंस थे सीबीएसई में कि कैपिटल पूरा एडजस्ट होके प्रीमियम का थोड़ा ही पार्ट एडजस्ट होता था, फिर जो पार्ट एडजस्ट नहीं हुआ है वो उतना ही सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करना है. ओके, सो फिर वो टाइप का क्वेश्चन दिया होता तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाता कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव फर्स्ट एडजस्ट अगेंस्ट कैपिटल देन एडजस्ट अगेंस्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम. ओके,
नाही, जेव्हा वर्ड ट्युटोरियल असतो तेव्हा म्हणजे तुम्हाला एक्सप्लेन करण्यासाठी फॉर स्टूडेंट्स, ओके। एंड जब ओनली नोट ऐसे रहता है तो वो नोट वहां पर भी एक्सपेक्टेड है एग्जाम में, ओके। री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। री इशू की एंट्री ओके, करेक्ट। बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में बैलेंस है तो वो कहाँ पर ट्रांसफर करना है, कैपिटल रिजर्व। सो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ओके, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। सो इसमें याद रखो जितने शेयर्स फॉरफिट हुए हैं वो सारे री इशू कर दिए, ओके। तो उस केस में फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में जो बैलेंस रहता है ना वो पूरा बैलेंस कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर कर देना है। बट सारे शेयर्स री इशू नहीं हुए, ओके, तो उस केस में पर शेयर कैलकुलेशन करना पड़ेगा प्रॉफिट का, एंड देन वो कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर करना है। एंड फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में भी बैलेंस रहेगा क्योंकि सारे शेयर्स री इशू नहीं हुए हैं। सारे शेयर्स री इशू होने के बाद फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट का बैलेंस 0 हो जाता है, ओके। सो सारे शेयर्स री इशू कर दिए तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट नहीं रहना चाहिए, तो इसलिए आप पूरा बैलेंस कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर करते हो, ओके। बट सारे शेयर्स री इशू नहीं किए तो जितने शेयर्स री इशू किए हैं उसके ऊपर ही प्रॉफिट होगा, एंड फिर पर शेयर प्रॉफिट निकाल के कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर करना है। सो 14 देखो इलस्ट्रेशन, गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउ फॉरफीचर एंड री इशू इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। सो क्वेश्चन की लाइन अच्छे से पढ़ना है कि आपको सारे जर्नल एंट्रीज स्टार्टिंग से पूछे हैं या सिर्फ फॉरफीचर एंड री इशू के हैं। सो इस क्वेश्चन में सिर्फ फॉरफीचर एंड री इशू के ही एंट्रीज करने हैं। So Mr. Long, who was the holder of 2000 preference shares of rupees 10 each, on which 75 per share has been called up, could not pay his dues on allotment and first call, each at 25 per share. So allotment and first call दोनों 25 का था तो वो 50 हो गया, तो एप्लीकेशन कितने का रहेगा, हाँ वो भी 25 का, तो ही 75 हो जाएगा ना। तो उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे किया है एंड अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल नहीं पे किया है। द डायरेक्टर्स फॉरफिटेड द अबाउ शेयर्स एंड री इशूड 1500 ऑफ सच शेयर्स, सारे नहीं री इशू हुए, टू मिस्टर शॉर्ट एट ₹65 पर शेयर, बट उसको ट्रीट करना है पेड अप एट 75 पर शेयर। तो पहले फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना होगा, हाँ 2000 इंटू 75 1,50,000, टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट 2000 इंटू 25 50,000, एंड प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल का भी सेम 2000 इंटू 25, एंड शेयर फॉरफीचर में 25 वो भी सेम 50,000 एप्लीकेशन का, टू शेयर फॉरफीचर या टू फॉरफिटेड शेयर्स। अभी नेक्स्ट एंट्री री इशू की बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। पहले एंट्री लिख दो फिर अमाउंट के बारे में सोचो। बैंक अकाउंट में 1500 शेयर्स ही री इशू हुए हैं ना, सो 1500 इंटू 65। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में 1500 इंटू 10, ओके, उसको 75 पेड अप करना है ना, सो टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1500 इंटू 75, ओके। ये क्लियर हुआ क्या, प्राचीला झालाय का क्लियर, हाँ
हाँ करेक्ट. हो 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 बरोबर बरोबर. हे 75 कळलं आहे, हे 65 कळलं आहे, त्यातली बॅलन्सिंग फिगर तसंच करायचं आहे. बरोबर. ॲक्च्युली तेच आहे, जेवढं कमी पडतं आहे ना तेवढं फॉरफिटेड शेअर्स अकाउंटमधून घ्यायचं आहे. जेवढं कमी पडतं आहे इज बॅलन्सिंग फिगर ओनली. हां, सो करेक्ट थिंग करतेस तू. नाउ नेक्स्ट एंट्री, फॉरफिटेड शेअर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. सोपी है, अमाउंट तुम्ही सांगणार. ओके, पर शेयर फॉरफिट कितने हुए थे? 25 ना. उसकी एप्लीकेशन मनी हमने फॉरफिट की थी एंड 10 अभी यूज किए ना पर शेयर. सो कितना प्रॉफिट हुआ? 1500 शेयर्स पे. एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है ना उसकी. हाँ, शेयर फॉरफिटेड. ओके, अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर, ये पूरा पर शेयर कैलकुलेशन चल रहा है. सो पहले के शेयर होल्डर ने 25 दिए थे ना हमें, उसमें से 10 यूज किए री इशू के टाइम. सो 15 का प्रॉफिट हुआ 1500 शेयर्स पे. सो ये कितना आ रहा है? हाँ, करेक्ट, 22,500. तीच तर केली आहे. 25 मायनस 10, 15. तेच तर केलंय ना. फॉरफिटेड अमाऊंट पर शेअर 50,000 फॉरफिट केली ना ही अमाऊंट. ही ती 2,000 शेअर्सवर केली. हां, म्हणून 25 आलं. आपण डायरेक्ट असा विचार केला की काय काय आहे तर ॲप्लिकेशन मनी. हां हां हां, दिस इज लॉस ऑन री इशू 10. सो सरप्लस पर शेयर री इशूड इज 15. ओके, सो 22,500. ऐसे भी एक है मेथड. पहले के शेयर होल्डर ने 25 दिए, नए शेयर होल्डर ने 65 दिए. टोटल 90 रुपीज रिसीव हुए 75 शेयर के वैल्यू के लिए. हाँ, सो अभी अगर यहाँ पर सारे शेयर्स री इशू होते 2000, तो हम क्या करते हैं? दिस माइनस दिस. हाँ, एंड बैलेंस ट्रांसफर करते हैं. बट सारे शेयर्स री इशू नहीं हुए तो पर शेयर कैलकुलेट करना है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स री इशू. सो पहले के शेयर होल्डर ने 25 दिए थे, उसमें से 10 यूज किए. सो 15 प्रॉफिट हुआ इंटू 1500. ओके, 15 में बैलेंस शीट भी है. हाँ, सिक्सटीन आप होमवर्क के लिए करो. एंड ये कर पाओगे क्या? इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. एसेट परचेस किया या एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज. हाँ हाँ करेक्ट. एसेट टू वेंडर, वेंडर टू शेयर कैपिटल. हाँ
ओके, ये नया वाला जो मॉड्यूल है ना एप्लीकेबल फॉर May 25, उसमें 17 क्वेश्चन भी है। मतलब टोटल कितने क्वेश्चन है उसमें इलस्ट्रेशंस? इथे जास्त आहेत, 18 आहेत। हां, आणि तोच ट्रिकी आहे। मग ह्याचा फोटो पाठवू का? हा ट्राय करता का? सोपा वाटतोय। हो सोपा आहे हा, ह्याचा फोटो पाठवते। ओके सो ये टॉपिक कल कंप्लीट करेंगे। हाँ, एक्सरसाइज में से भी सिर्फ फॉर फीचर का ही लेना है ना? एक लास्ट क्वेश्चन ही है फॉर फीचर का, 4th वाला। तो बाकी के 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए कंप्लीट कर दो। एक्सरसाइज के 1, 2, 3। सॉरी, थर्ड भी फॉर फीचर वाला है। नहीं नहीं, 3 नहीं, 1, 2। एंड इलस्ट्रेशन 18 वो एसेट रिलेटेड है। ओके, वो एक बार देख लो क्योंकि उसको बैलेंस शीट भी पूछी है। तो उस केस में एसेट परचेस किया है तो अभी नॉन करंट एसेट भी लगेगा हमें बैलेंस शीट में, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ओके सो कल ये कंप्लीट करेंगे। एंड आपको इशू ऑफ डिबेंचर्स भी चाहिए क्या? इशू ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्शन जास्त। ओके, बर बर, मग डायरेक्ट डिबेंचर स्टार्ट करू उद्या? बर ठीक है, बर ठीक है। सो कल इशू ऑफ डिबेंचर्स हो जाएगा एंड रिडम्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। कोण कोण आले आज माझ्या बरे? नहुष, कंचन, संजना, अथर्व। मला वाटलं आज पाऊस आहे तर कोणीच नसेल, तर सगळे आलेत। वा, ओके सो कल ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कल हम इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंसेस या रिडम्शन ऑफ डिबेंचर्स उसमें से एक स्टार्ट करेंगे। एंड उसके बाद बोनस इशू, राइट इशू, 4th, 5th।